नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सेकुलरिस्टों ने लेफ्ट लिबरल जो बिरादरी है उसने एक नया शगुफा छोड़ा है कि महाराष्ट्र में राम मंदिर का कोई असर नहीं होगा। राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसका कोई चुनावी फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा। उसका कोई जो है राजनीतिक असर महाराष्ट्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जाति पर चलती है, क्षेत्र पर चलती है। अब आप ये सुनेंगे तो आपको सुनकर हंसी आएगी। मुझे बताइए, देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ चुनाव में जाति नहीं चलती है? हर प्रदेश में चलती है। कहीं थोड़ा कम होगी, कहीं थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन हर प्रदेश में, क्योंकि जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वो जीवन के हर क्षेत्र में है तो राजनीति में क्यों नहीं होगी? और राजनीति तो चलाई ही जा रही है। अगर आप पहला चुनाव 1952 का देखें, तब से टिकट बंटवारे में पहला जो कंसिडरेशन होता है उस चुनाव क्षेत्र में जातियों का समीकरण क्या है। तो इसलिए जाति का असर होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जाति के असर की वजह से राम मंदिर का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर नहीं होगा, ये कहने वाले दरअसल सच्चाई की ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। आपको कुछ तथ्य बताता हूँ जिससे आप खुद कन्विंस हो जाएंगे। मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन तथ्यों पर गौर कीजिए और सोचिए कि इनमें से अगर कोई गलत हो तब बताइए कि ये तथ्य आपने दिया था, ये तथ्य गलत है। राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ 1990 में। वैसे तो 1988 में शिमला के पालमपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी। उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया था। लेकिन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद उससे पहले शुरू कर चुका था। तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की 1990 में। अब आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति 1990 के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में 1990 से पहले कांग्रेस का बोलबाला था, वर्चस्व था। कांग्रेस के अलावा कोई छोटी मोटी पार्टियां थी, शिवसेना और बीजेपी भी छोटी पार्टियां थी। उनका जो प्रभाव का दायरा था बहुत सीमित था। 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई, राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिर गया और बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा दावा या सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर वो अपने जीवन की शिव सैनिकों की बताते थे तो वो ये कहते थे कि बाबरी ढांचा हमारे शिव सैनिकों ने गिराया उनके शिव सैनिकों ने या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसका श्रेय लेने की कोशिश की। क्या बाला साहब ठाकरे को राजनीति की समझ नहीं थी या महाराष्ट्र की समझ नहीं थी? उनको ये क्या समझ में नहीं आ रहा था कि महाराष्ट्र में जाति की राजनीति चलती है, राम मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी? जो लोग ये कहते हैं वो पहले तो ये मानकर चल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र के बारे में कोई समझ नहीं थी और महाराष्ट्र की राजनीति की तो बिल्कुल समझ नहीं थी। एक बात तो ये, लेकिन ये तो राय हो सकती है। तथ्यों पर गौर कीजिए। 1990 के बाद आप देखिए, 90 से 95 5 साल, 1952 से और 1990 के बीच का साल आप गिन लीजिए और 90 से 95 सिर्फ 5 साल लगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को महाराष्ट्र में पहली बार सत्ता में आने में। ये हुआ अयोध्या आंदोलन का, राम मंदिर आंदोलन का असर। कब हुआ? जब राम मंदिर बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नज़र आ रही थी। केवल विवादित ढांचा गिरा था, वहाँ एक मेकशिफ्ट मंदिर बन गया था जिसमें पूजा हो रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर उस समय लोगों से आप पूछते कि राम मंदिर बनेगा तो ज़्यादातर भाजपा के समर्थक कहते ये संभव तो नहीं लगता, कम से कम हमारे जीवन काल में तो ये संभव नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे आपके जीवन काल में ये संभव हो गया। अब आप आइए दूसरे तथ्य पर। 1995 के बाद 1999 में चुनाव हुआ। समय से पहले चुनाव करा लिया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने, ये उम्मीद में कि वो जो इंडिया शाइनिंग नारे को दोष दिया जाता है, ये लगा कि इस समय देश में माहौल अच्छा है, उसका फ़ायदा होगा, लोकसभा के साथ चुनाव करा लें विधानसभा का भी तो उसका फ़ायदा होगा। ज़रूर होता। बार बार इंडिया शाइनिंग के नारे के नाम पर जो है वो दाग मढ़ा जाता है। इंडिया शाइनिंग के नारे से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में क्यों नुकसान हुआ उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ उस बात को दोहराऊंगा नहीं। आज केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में 1999 यानी 1999 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और शिवसेना की सरकार बनती अगर शिवसेना ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश न करती। 1999 के चुनाव के पहले भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा आएंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। शिवसेना को लग रहा था कि बीजेपी तेज़ी से बढ़ रही है, बीजेपी को रोकने का, उसका मुख्यमंत्री न बनने पाए उसका एक ही तरीका था कि बीजेपी की सीटें कम आए। तो शिवसेना ने कई सीटों पर बीजेपी को हराने का काम किया, उसमें वो सफल तो हो गई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा और शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद से 1995 के बाद से यानी 90 में जो आंदोलन शुरू हुआ, अयोध्या का आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन, उसके बाद से और आज तक 90 से 2024 तक की बात कर लें, 34 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी जिसका वर्चस्व था महाराष्ट्र में, जिसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, मैं ज़्यादा पुरानी पीछे की बात नहीं करूँगा, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, इन सब लोगों के होते हुए भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1999 के चुनाव में सरकार बनी कांग्रेस और एनसीपी की। शरद पवार कांग्रेस तोड़कर बाहर निकले और उन्होंने कांग्रेस तोड़ी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर। मार्च 1999 में कांग्रेस से अलग हुए सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर, और अक्टूबर 1999 में उसी कांग्रेस से समझौता कर लिया सत्ता के लिए। ये जो बोलते हैं ना कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, उनका चरित्र ये है। तो समझौता कर लिया। वो सरकार जो है 15 साल लगातार 3 चुनावों में उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत जो है उस रूप में नहीं मिला, लेकिन निर्दलीयों के भरोसे सरकार बनती रही और लगातार 3 बार सरकार बनी। 2014 आया, क्या परिवर्तन हुआ? 2014 में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी कैंपेन के इंचार्ज बने और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी से नंबर 1 की पार्टी बन गई। लगभग 250 सीटों पर चुनाव लड़ी और 122 सीटें जीत गई। उसका स्ट्राइक रेट 50% से कम था, लेकिन वो नंबर 1 की पार्टी बन गई। शिवसेना को पीछे किया, एनसीपी को पीछे किया, कांग्रेस पार्टी को पीछे किया। 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ा था, शिवसेना ने गठबंधन तोड़ दिया था और आखिरी मिनट तक लटकाने के बाद तोड़ा था। अगर ये गठबंधन पहले टूट गया होता तो शायद बीजेपी का अकेले बहुमत आ गया होता। तो 2014 लोकसभा चुनाव, 2014 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2019 विधानसभा चुनाव, ये चारों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की नंबर 1 की पार्टी का अपना दर्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी छवि को जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ मिला, लाभार्थी वर्ग का लाभ मिला, और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि पुलवामा का लाभ मिला, बालाकोट स्ट्राइक का लाभ मिला, लेकिन 2014 में तो ये सब कुछ नहीं था। 2014 में न पुलवामा था, न बालाकोट स्ट्राइक थी, न सर्जिकल स्ट्राइक थी, और न ही लाभार्थी वर्ग बना था, न ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बीजेपी को मिल रहा था, क्योंकि सरकार ही नहीं थी उस समय। तो सरकार मनमोहन सिंह की थी। तो 2014 में बीजेपी जब नंबर 1 की पार्टी बनी महाराष्ट्र की, तो इनमें से कोई फैक्टर नहीं था सिवाय एक फैक्टर के, और वह नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की पहचान अगर हिंदुत्व के आइकन के रूप में नहीं होती है तो किस रूप में होती है? तो अगर महाराष्ट्र में जाति का ही सिर्फ असर है और हिंदुत्व का या भगवान राम का कोई असर नहीं है, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी कैसे बन गई? तो उन लोगों की समझ पर, उन लोगों की जो है बुद्धि पर मुझे तरस आता है, जो ये कहते हैं कि जो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है उसका असर नहीं पड़ेगा।
पूरे देश में और पूरी दुनिया में पड़ रहा है। लेकिन चुनाव तो देश में ही होना है, दुनिया में होना नहीं है। लेकिन उसका असर, जो परसेप्शन बना है, जो धारणा बनी है, जो माहौल बना है, वो कुल मिलाकर राम मंदिर के पक्ष में है। एक ऐसा माहौल बना है जिसमें पूरा देश राममय नज़र आता है। दक्षिण में असर है, तमिलनाडु में है, केरल में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में राम मंदिर का असर नहीं होगा, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में आ गई होती अगर उसने दूसरी गलती न की। फिर से शिवसेना से समझौता कर लिया। शिवसेना से समझौता करने का असर ये हुआ, जिन सीटों पर लड़ी उसकी संख्या कम हो गई। 2014 में वो लगभग 250 सीटों पर लड़ी थी और 2019 में सिर्फ 150 विधानसभा सीटों पर लड़ी। करीब 152, 53, 54 ऐसे कुछ थी, 150 के करीब सीटें थी और उसे जीत मिली 105 सीटों पर। स्ट्राइक रेट 70% से ज़्यादा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण नहीं थे। 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं को छोड़कर, दलितों को छोड़कर, बाकी पिछड़ी जातियों को छोड़कर एक सवर्ण जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाना और उसके बाद पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ जाना, ये किस बात का प्रतीक है कि जाति के आधार पर लोग वोट, या कहें कि सिर्फ जाति के आधार पर लोग वोट नहीं देते। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी चौथे से पहले नंबर की पार्टी न बनती और हरियाणा में तीसरे से पहले नंबर की पार्टी न बनती। इसलिए जो है ये कहना कि राम मंदिर के मुद्दे का असर महाराष्ट्र में नहीं होगा, चुनाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये नासमझी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए 3 पार्टियों के साथ गठबंधन होने के बावजूद, बीजेपी के अलावा उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है। हालांकि दोनों को चुनाव आयोग से असली पार्टी का दर्जा मिल गया है, एनसीपी और शिवसेना का। इस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछली बार वो 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 जीती थी। इस बार 36 से 38 सीटें, 36 से 38 सीट्स पर वो चुनाव लड़ सकती है। सीटों के बंटवारे की बातचीत अंतिम दौर में है। उम्मीद की जा रही है कि 10 से 12 सीटें एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मिलेंगी और दोनों पार्टियां इसके लिए लगभग सहमत हैं। सवाल अभी सिर्फ जो मुद्दा अटका हुआ है वो सीटों का चिन्हित करने का कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस का लेवल आप देखिए कि 3 पार्टियों से गठबंधन होने के बावजूद अपनी सीटों की संख्या, यानी लड़ने वाली सीटों की संख्या वो बढ़ा रही है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये चुनाव राम मंदिर के निर्माण का है। ये बात जिन लोगों को गलतफहमी हो कि इस मुद्दे का असर नहीं होगा, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें राम मंदिर के मुद्दे का चुनाव पर असर ना हो। महाराष्ट्र पर तो ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई ऐसा व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है जो सच्चाई से आंख मूंद कर या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गड़ा कर बैठा हो कि तूफान आ ही नहीं रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। जो इस तरह का एटीट्यूड हो जिसका, उसी को लग सकता है महाराष्ट्र में राम मंदिर के मुद्दे का कोई असर नहीं होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।